बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के पश्चिम में सूर्यगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। चारों ओर ऊंची प्राचीरें, स्वर्ण जटित द्वार और दूर तक फैली उपजाऊ भूमि सूर्यगढ़ की शोभा बढ़ाती थीं। राज्य के बाजारों में दिन रात चहल पहल रहती। व्यापारी दूर देशों से यहाँ सौदा करने आते और प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती। इस वैभवशाली राज्य के राजा थे धर्मवीर सिंह, न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और दूरदर्शी। वे न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि शास्त्रों के भी जाता थे। राजा का एक ही मंत्र था, राज्य का वैभव राजा के लिए नहीं, प्रजा के कल्याण के लिए होता है। परंतु ईश्वर की इच्छा से उनकी केवल एक ही संतान थी, राजकुमारी वैदेही। वैदेही का सौंदर्य अनुपम था। बड़ी बड़ी आंखें, मुख पर सदैव आत्मविश्वास की छाया और वाणी में तेज। उसने श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा पाई थी। नीति, काव्य, गणित, राजनीति और युद्ध कला तक में वह दक्ष थी। किंतु जहां विद्या थी, वहीं विनम्रता का अभाव था। राजकुमारी को बचपन से ही प्रशंसा मिली। दासियां उसकी एक दृष्टि में कांप जाती। दरबारी उसके सामने झुककर खड़े रहते और कोई भी उसकी बात काटने का साहस नहीं करता। धीरे धीरे वैदेही के मन में यह भाव घर कर गया कि मैं राजकुमारी हूं, इसलिए मुझसे ऊंचा कोई नहीं। वह गुरुओं से भी रूखे स्वर में बात करती। यदि कोई उसे उपदेश देता तो वह मुस्कुरा कर कहती, गुरुदेव, ज्ञान मेरे पास है, मुझे सीख की आवश्यकता नहीं। राजा धर्मवीर सिंह यह सब देख रहे थे। उनका हृदय पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित रहता। एक दिन उन्होंने मंत्री परिषद में कहा, जिसके पास शक्ति और ज्ञान हो, यदि उसके साथ विनय न हो तो वह स्वयं अपना पतन लिख देता है। मंत्रियों ने सिर झुका लिया, पर राजकुमारी तक यह बात पहुंची नहीं, या शायद उसने सुनना ही नहीं चाहा। राजा धर्मवीर सिंह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, ऐसी गंभीरता जो केवल सत्ता की नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की होती है। दरबार में मंत्रीगण प्रजा की एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे। राज्य के दक्षिणी भाग में सूखा पड़ गया था, फसलें नष्ट हो चुकी थीं, कुएं सूख चुके थे और किसान कर माफी की गुहार लगा रहे थे। प्रधानमंत्री विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में बोले, महाराज, यदि इस वर्ष लगान में कुछ छूट दी जाए और राजकोष से अनाज भंडार खोले जाएं, तो प्रजा को राहत मिल सकती है। ये अन्य मंत्री भी समर्थन में सिर हिला रहे थे। चर्चा गहन होती जा रही थी। तभी दरबार के द्वार खुलते हैं। मणिमय पायल की हल्की सी छन छन के साथ राजकुमारी वैदेही भीतर प्रवेश करती है। रेशमी वस्त्र, ऊंचा मस्तक और आंखों में अद्भुत तेज, पर उस तेज में करुणा नहीं बल्कि अहंकार की चमक थी। वह बिना किसी संकोच के सभा के मध्य आ खड़ी होती है। वैदेही कटाक्ष भरे स्वर में, इन छोटी छोटी बातों पर इतना समय? प्रजा को अपने भाग्य से संतुष्ट रहना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। किसी के पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि यह प्रश्न नहीं बल्कि तिरस्कार था। राजा धर्मवीर सिंह धीरे से अपनी बेटी की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि गहरी चिंता थी, मानो वह भय सच हो रहा हो जिसे वे वर्षों से अपने हृदय में दबाए हुए थे। राजा संयमित किंतु गंभीर स्वर में, पुत्री, राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, उपेक्षा नहीं। शक्ति का उद्देश्य संरक्षण होता है, दमन नहीं। वैदेही के होठों पर हल्की मुस्कान आती है। वह मुस्कान जो तर्क नहीं चुनौती होती है। वैदेही, पिता, यह सब आदर्श की बातें हैं। वास्तविकता यह है कि शक्ति जिसके पास है वही सही है। कमजोर की पीड़ा इतिहास नहीं बदलती। यह सुनते ही राजा का हृदय जैसे कांप उठता है। उन्हें अपना अतीत याद आ जाता है। वह समय जब वे स्वयं एक साधारण योद्धा थे, जब उन्होंने अन्यायी राजा को हटाकर सिंहासन पाया था। तब उन्होंने शपथ ली थी कि वे कभी शक्ति को अहंकार नहीं बनने देंगे। राजा धीमे स्वर में बोले, यदि यही सोच राजाओं की होती तो कभी अन्याय का अंत न होता। वैदेही तनिक झुंझला उठती है। आपने राज्य आदर्शों से जीता था पिता, पर उसे चलाया तलवार से ही गया। मैं केवल सच कह रही हूं। प्रधानमंत्री साहस कर आगे बढ़ते हैं। राजकुमारी, प्रजा ही राज्य की जड़ है। जड़ सूख जाए तो सिंहासन स्वयं गिर पड़ता है। वैदेही की आंखों में क्षण भर के लिए क्रोध की ज्वाला चमकती है। वह बिना उत्तर दिए मुड़ती है और दरबार से बाहर चली जाती है। दरबार की हवा भारी हो जाती है। राजा सिंहासन पर स्थिर बैठे रहते हैं, पर उनके भीतर तूफान मचा होता है। वे जानते थे यह केवल एक मतभेद नहीं था, यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक ओर सेवा, धर्म और उत्तरदायित्व, दूसरी ओर शक्ति, नियंत्रण और अहंकार। राजा मन ही मन सोचते हैं, यदि कल यह राजकुमारी इस राज्य की महारानी बनी तो क्या प्रजा सुरक्षित रहेगी? क्या मेरे रक्त में पल रही यह सोच
मेरे पूरे राज्य को अंधकार की ओर ले जाएगी। उस रात राजा को नींद नहीं आती। महल की बालकनी में खड़े होकर वे दूर बस्तियों की ओर देखते हैं, जहां टिमटिमाते दीपक संघर्षरत जीवन की गवाही दे रहे थे। वे निश्चय करते हैं, राज्य की रक्षा केवल सीमाओं से नहीं, उत्तराधिकारी की सोच से भी होती है। रात का समय था। राजमहल की ऊंची अट्टालिकाओं पर चांदनी मौन होकर बिखरी हुई थी। चारों ओर शांति थी, किंतु उस शांति के भीतर एक राजा का मन अशांत था। राजा धर्मवीर सिंह अपने निजी कक्ष में बैठे थे। कक्ष की दीवारों पर युद्धों की स्मृतियां टंगी थीं, तलवारें, ढालें और विजय के चिन्ह, पर उनकी दृष्टि उन पर नहीं थी। उनकी आंखें सामने रखी महारानी की चित्र प्रतिमा पर ठहरी थीं। चित्र में महारानी सौम्य मुस्कान के साथ खड़ी थीं, आंखों में करुणा, चेहरे पर धैर्य, वही करुणा जो कभी वैदेही के बाल्यकाल में भी झलकती थी। राजा धीरे से बोले, मानो स्वयं से नहीं, चित्र से संवाद कर रहे हों। राजा, स्वागत। यदि वैदेही का घमंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह राज्य और उसका भविष्य संकट में पड़ जाएगा। मैंने उसे शक्ति दी, पर शायद संवेदना देना भूल गया। कक्ष में दीपक की लौ कांप उठी, जैसे राजा के शब्दों का भार वह भी महसूस कर रही हो। तभी बाहर से कदमों की धीमी आहट सुनाई देती है। द्वार खुलता है। राज्य के वृद्ध मंत्री चाणक्य दत्त भीतर प्रवेश करते हैं। श्वेत दाढ़ी, झुकी हुई पीठ पर आंखों में वर्षों का अनुभव और बुद्धि की चमक। वे झुककर प्रणाम करते हैं। मंत्री चाणक्य दत्त, महाराज, इस विलंबित समय में भी आपका जागरण राज्य की चिंता का प्रमाण है। ये राजा धीरे से सिर उठाते हैं। चाणक्य दत्त, तुमने मुझे युवावस्था से देखा है। बताओ, क्या मैं एक पिता के रूप में विफल हो रहा हूं? मंत्री कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर संयत स्वर में बोलते हैं, महाराज, शिक्षा केवल ग्रंथों से नहीं आती, जीवन का अनुभव भी उतना ही आवश्यक है। कभी कभी कठिन मार्ग ही सही सीख देता है। वह राजा के मस्तिष्क में ये शब्द गूंजने लगते हैं, कठिन मार्ग, सही सीख। वे उठकर कक्ष की खिड़की के पास जाते हैं। नीचे नगर सो रहा था, अनजान उस निर्णय से जो उसके भविष्य को बदल सकता था। राजा बोले, मंत्री चाणक्य दत्त, महाराज, सच्ची शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं आती, जीवन का अनुभव भी आवश्यक है। कभी कभी कठिन मार्ग ही सही सीख देता है। राजा गहरी सोच में पड़ जाते हैं। कक्ष में मौन छा जाता है। कुछ क्षण बाद वे उठते हैं, जैसे भीतर कोई निर्णय आकार ले चुका हो। चाणक्य दत्त, राजा कहते हैं, यदि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे युवक से हो जिसने जीवन की कठोरता देखी हो, गरीबी, श्रम और अभाव को जाना हो, तो क्या वह वैदेही को सही मार्ग दिखा सकता है? मंत्री की आंखों में आश्चर्य और संतोष एक साथ झलकते हैं। यदि वह युवक सदाचारी और आत्मसम्मानी हो तो वही सबसे बड़ा शिक्षक होगा, महाराज। वे राजा दृढ़ स्वर में कहते हैं, मेरा निर्णय है, वैदेही का विवाह किसी राजकुमार से नहीं, बल्कि राज्य के एक गरीब पर परिश्रमी युवक से होगा। अगले दिन प्रातःकाल राजमहल का दरबार असाधारण रूप से सजा हुआ था। स्वर्ण जड़ित स्तंभों पर रेशमी ध्वज लहरा रहे थे और सभा में देश विदेश से आए मंत्री, सामंत और अतिथि उपस्थित थे। शंखनाद के साथ राजदरबार की घोषणा हुई। सूत्रधार, सुनो सुनो, महाराज की विशेष घोषणा होने जा रही है। राजा सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मुख पर गंभीरता थी, मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज शब्दों में ढलने वाला हो। राजा, राज्य के हित और कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि राजकुमारी वैदेही का विवाह शीघ्र ही संपन्न किया जाएगा। सभा में एक हलचल सी मच गई। कानाफूसी शुरू हो गई। कौन होगा वह सौभाग्यशाली वर? उसी समय रत्न जटित वस्त्रों में सजी राजकुमारी वैदेही सभा में प्रवेश करती है। उसके मुख पर आत्मविश्वास और आंखों में अहंकार की झलक थी। वह एक क्षण ठहरती है, फिर दृढ़ स्वर में बोल उठती है। वैदेही अहंकार से, पिताश्री, मेरा विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता। मेरा वर कोई महान सम्राट होना चाहिए, या फिर ऐसा राजकुमार जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और असीम वैभव हो। यही मेरी इच्छा है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दरबारी सहमति में सिर हिलाते हैं तो कुछ असहज हो उठते हैं। राजा वैदेही को शांत दृष्टि से देखते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई होती है। राजा गंभीर और स्थिर स्वर में, पुत्री, विवाह केवल सोने चांदी और राजमहलों का मेल नहीं होता। यह दो आत्माओं और दो चरित्रों का बंधन है। वैभव समय के साथ नष्ट हो सकता है, पर चरित्र जीवन भर साथ निभाता है। वैदेही के चेहरे पर असंतोष उभर आता है।
वैदेही, परंतु राजकुमारी का जीवन तो ऐश्वर्य में ही शोभा देता है पिताश्री। राजा धीरे से उठते हैं। उनका स्वर अब और भी दृढ़ हो जाता है। राजा, जिसके पास धर्म, धैर्य और सत्य का बल हो, वही वास्तव में महान होता है। मैंने वर चुन लिया है, ऐसा वर जो धन से नहीं, गुणों से समृद्ध है। यह सुनते ही दरबार में विस्मय की लहर दौड़ जाती है। वैदेही की आंखें फैल जाती हैं। उसका मुख आश्चर्य से भर जाता है। वैदेही, चकित होकर, क्या आपने मेरे लिए वर पहले ही चुन लिया है? राजा शांत मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं। राजा, हाँ, क्योंकि एक पिता का कर्तव्य केवल पुत्री की इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि उसके भविष्य को सुरक्षित करना भी होता है। सभा मौन है। वैदेही पहली बार अपने विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए अनुभव करती है। उसके अहंकार की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी होती है।